ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ेंगे जो आपको बताते चले, घोसी और बागेश्वर उपचुनाव के लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई, लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे गोरखपुर से, जहां कृष्ण जन्मोत्सव में सीएम योगी शामिल हुए हैं। गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई और कृष्ण और राधा बने बच्चों से सीएम ने लाड प्यार भी किया। सीएम के साथ बच्चों ने सेल्फी भी ली, जहां गोरखपुर सांसद रवि किशन भी साथ में मौजूद रहे। रवि किशन ने गीतों के माध्यम से समा बांध दिया शाम का। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने यहाँ पर बच्चों के साथ लाड प्यार किया, खुद भी शामिल हुए। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ श्री कृष्ण जन्मोत्सव में सीएम योगी शामिल हुए और गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने बच्चों के साथ जन्माष्टमी मनाई और कृष्ण और राधा बने बच्चों से सीएम ने लाड प्यार भी किया। सीएम के साथ बच्चों ने सेल्फी ली। गोरखपुर सांसद रवि किशन भी साथ में मौजूद रहे, जहां रवि किशन ने अपने गीतों के माध्यम से एक समा बांध दिया, क्योंकि यहाँ पर भी चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सभी में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा था। कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर एक अलग ही रंग में सब रंगे हुए थे और यहाँ पर कृष्ण जन्मोत्सव के कार्यक्रम में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में कार्यक्रम में शामिल हुए और यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे थे जिनको राधा कृष्ण बनाया गया था, जिनके माता पिता ने उनको तैयार किया था राधा कृष्ण के वेश में, उनको तो इसी पर और ज्यादा जानकारी हम ले लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हरेंद्र दुबे गोरखपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रही, क्योंकि कल कृष्ण जन्मोत्सव था जिसको लेकर सभी काफी ज्यादा आनंदित थे। इस बीच गोरखनाथ मंदिर में कार्यक्रम में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। देखिए, हर कृष्ण जन्मोत्सव पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में बच्चों के साथ कृष्ण जन्म उत्सव मनाते नजर आते हैं। जी। कृष्ण जन्म उत्सव के दौरान जब बच्चों के बीच में होते हैं तो बच्चों को तरह तरह के टॉफियां, खिलौने का जो एक उनकी पहल है शुरू से देखने को मिली है। खास तौर से कल जिस तरह से रात में कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान वो गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को खिलौने दे रहे हैं, टॉफियां दे रहे हैं और उनको दुलार रहे हैं, पुचकार रहे हैं। साथ ही साथ सोहर के गीतों से, जो सोहर का गीत है या जन्मोत्सव का गीत, उस गीत में भी पूर्ण रूप से भलीभूत रमे नजर आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और खास आज दौरे का दूसरा दिन है, आज भी कुछ बच्चों से अभी थोड़ी देर के बाद गोरखनाथ मंदिर में मुलाकात करते नजर आएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो क्या हरेंद्र यहाँ पर आज भी जनता दरबार लगा सकते हैं, फरियादियों की समस्याएं सुन सकते हैं, क्योंकि जब भी गोरखपुर पहुँचते हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार उनको बच्चों के साथ लाड प्यार करते हुए देखा गया। आम जनता की समस्या खुद उनके बीच में पहुंचकर सीएम योगी सुनते हैं। जनता दर्शन का कार्यक्रम आज नहीं है जी। अगर आज रुकते हैं तो कल रहेगा, क्योंकि अर्धरात्रि को उनका आगमन हुआ कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान, इसलिए किसी को जानकारी नहीं हो पाई। फिलहाल 2, 4, 10 लोगों की भीड़, हमेशा 100 लोगों की भीड़, 500 लोगों की भीड़ मंदिर में देखने को मिलती है। कुछ न कुछ फरियाद लेकर के लोग पहुंचे हैं और उनकी फरियाद को सुनने का काम भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। खास तौर से जो भी कार्यक्रम होंगे उसका अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाने का हम भरपूर प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री के हर कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम का विस्तार पूर्वक दर्शकों तक विधिवत जो है कि हम लेकर के प्रस्तुत रहें, ताकि हमारे दर्शक मुख्यमंत्री के हर कार्यक्रम को देख सकें। बिल्कुल हरेंद्र, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं और इस तरह गोरखनाथ मंदिर में जो कार्यक्रम होते हैं वहाँ खुद पहुंचते हैं सीएम, और अगर इस बीच जाने कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर गोरखपुर की जो आम जनता है, जो लोग हैं, उनमें कैसा उत्साह देखने को मिला, क्या कुछ तैयारियां रखी गई थी मंदिर में? जिस समय पहुंचे थे उस समय मंदिर में उत्साह का माहौल था। कभी भी अगर बाहर से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आते हैं गोरखपुर में, गोरखनाथ मंदिर में पहुंचते हैं, तो सबसे प्रथम
कार्यक्रम उनका होता है। गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लेना, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के मूर्ति पर माल्यार्पण पुष्पांजलि करना, उसके बाद ही किसी कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। और खास तौर से उसी तरह से रात में भी वो पहुंचे हैं और दर्शन करने के बाद कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां बच्चों से लाड प्यार करते नजर आए हैं। क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं गोरखपुर में, वहां की आम जनता को तमाम सौगातें भी दी जाती हैं उनके द्वारा, और वहां की जो आम लोग हैं उतना ही प्यार सीएम योगी आदित्यनाथ पर उड़ेलते हैं। जी, जब वो गोरखपुर आते हैं तो जरूर गोरखपुर की जनता को कुछ न कुछ सौगात देते नजर आए हैं। इस बार भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं, कुछ न कुछ गोरखपुर के जनमानस को जरूर देंगे, और वह देखने वाला क्षण होगा, वह देखने वाला समय होगा जब बिल्कुल, क्योंकि कृष्ण जन्मोत्सव पे एक अलग ही समा दिखाई दिया, क्योंकि रवि किशन सांसद भी पहुंचे थे, सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे कार्यक्रम में। फिलहाल हरेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां घोसी विधानसभा उपचुनाव की जो मतगणना है सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है, जहां घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना का पहला रुझान भी सामने आ गया। पोस्टर बैलेट की गिनती में बीजेपी आगे है, जहां दारा सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, सुधाकर सिंह पीछे है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले मतगणना शुरू हो चुकी है, और साथ ही यहाँ पर जो रुझान है वो भी सामने आने लगे, और बैलेट पेपर की जो काउंटिंग है वो पहले की जा रही है, और पहले रुझान में बीजेपी आगे चल रही है, यानी कि पहले रुझानों में दारा सिंह आगे चल रहे हैं तो सुधाकर सिंह पीछे है। तो ये एक कहीं ना कहीं आगे क्या नतीजे निकलते हैं, क्योंकि 32 चरणों में ये पूरी मतगणना संपन्न की जाएगी, जिसके बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर हम बात इससे पहले भी करें कि 2012 में भी घोसी में सपा के सुधाकर सिंह को जीत मिली थी, उन्होंने बसपा के टिकट पर मैदान में उतरे फागू चौहान को हराया था। और 2017 के चुनाव की बात करें तो फागू चौहान बीजेपी के टिकट पर जीते थे, और इस चुनाव में सपा के सुधाकर सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे, और फागू चौहान को बिहार का राज्यपाल बनने के बाद 2019 में हुए उपचुनाव में बीजेपी के विजय राजभर विधायक चुने गए थे। और 2022 की बात करें तो बीजेपी छोड़कर सपा में आए दारा सिंह चौहान ने यहां से जीत की थी, क्योंकि 2022 में दारा सिंह चौहान ने बीजेपी का दामन छोड़ के सपा का दामन थाम लिया था, जहां विजय प्राप्त की थी, जहां जीत हासिल की थी घोसी से। लेकिन अब वही सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, और इसके चलते 6 साल में यहां चौथी बार चुनाव होने जा रहे, यानी कि 6 साल के अंतर ही ये छठी बार है जो मतदान हो रहा है। तो वहीं घोसी उपचुनाव में पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो शुरू हो गई है, साथ ही जो रुझान है वो भी आने लगे हैं। और पहले रुझान की अगर बात करें तो बीजेपी यानी कि दारा सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। तो घोसी का नतीजा 2024 का संदेश क्या है, इंडिया और एनडीए क्या कुछ रणनीति बनाएगी, इंडिया और एनडीए की जीत का 2024 की तैयारी में जोश हाई होगा, इसको लेकर एनडीए चुनावी तैयारियों में, घोसी की चुनावी तैयारियों में कॉपी करेगा जिस तरह से यहाँ पर रहा है। तो वही इंडिया की जीत से संगठन पूरे देश में एक मैसेज देगा, क्योंकि जो गठबंधन इंडिया में किया गया, विपक्षी दल शामिल हुए, उसका एक अलग संदेश आएगा। इंडिया सरकार के खिलाफ नतीजे को पेश करेगा। ये घोसी के नतीजे के बाद सामने आएगा, जहां इंडिया संगठन की प्रमुख सहयोगी सपा ज्यादा सीटें लेने को लेकर प्रेशर बना रही है। तो वहीं घोसी का नतीजा लोकल होने के बावजूद भी असर इसका नेशनल लेवल पर दिखाई देगा अलग से ही, और इंडिया और एनडीए की दोनों के लिए घोसी का जो नतीजा होगा वो एक तरह से आईने का काम करेगा, क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इंडिया की जीत से एनडीए का 2024 की जो रणनीति है उसका भी रुख बदलेगा, उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा, और एनडीए चुनावी तैयारियों में घोसी की पूरी तरह से अपनी ताकत झोंका है, और इंडिया की जीत से संगठन पूरे देश में एक मैसेज देता हुआ नजर आए। क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में जितने विपक्षी दल हैं वो
शामिल हुए हैं। तो वहीं एनडीए की तरफ से भी अगर एनडीए को जीत हासिल होती है तो एनडीए की तरफ से भी एक बड़ा मैसेज जाएगा यहाँ पर कि विपक्ष चाहे जितना एकजुट हो लेकिन बीजेपी हार नहीं मानने वाली। तो वहीं अगर बात इंडिया की करें, अगर इंडिया जीतता है गठबंधन तो भी एक अलग मैसेज जाएगा कि जहां विपक्षी दलों ने जीत हासिल की है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को हराया जा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए लगातार अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि मनीष अब जिस तरह से देखें कि अभी जो पहला रुझान जैसे कि आपने बताया बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन इस बीच जानेंगे कि अब तक क्या अपडेट निकल के आई है, स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। जय, देखिए अब मैं बताऊंगा कि यहाँ की स्थिति एकदम से अलग सी होती नजर आ रही है। घोसी का चुनाव इतना हाईलाइटेड चुनाव, पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सूचना की तरफ सूचना कोई बाहर निकल के नहीं आ पा रही है। करीब 1 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है। जब बैलेट पेपर का जो काउंटिंग था वो अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे खत्म भी हो चुकी है। और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जो यहाँ पे CCTV कैमरे लगे हैं, अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें ज़रूर आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो EVM है, आप देख सकते हैं कि अगर 17 में देखेंगे, D17 में, तो EVM जो है उसमें आपको खुलती हुई नजर जरूर आ रही होंगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो EVM आपको यहाँ पे जरूर नजर आ रही होंगी। जो काउंटिंग है वो EVM वाली आपको जरूर यहाँ पे शुरू होती नजर आएगी। पर मतगणना जो स्थल है वहाँ से करीब काफ़ी दूरी पे मीडिया को रोका गया है। मीडिया को उससे थोड़ी दूरी बना के रखी और कोई अपडेट अंदर से बाहर नहीं दी जा रही। किस तरह के रुझान अब आ रहे हैं, किस तरह से रुझान हो रहा है, कौन प्रत्याशी आगे है, क्या जो मत पोस्टल बैलेट थे उनके क्या जो गणना थी वो खत्म हो गई है, EVM शुरू हो गया, ऐसी कोई भी जानकारी यहाँ पे न अनाउंसमेंट की जा रही, न यहाँ पे कोई अधिकारी अभी यहाँ पे बताने को तैयार है। तो जाहिर तौर से जिस तरीके से लगातार हम अपने दर्शकों को बताए थे कि जब बैलेट पेपर शुरू होता है तब हमें एक जानकारी दी गई थी। उसके बाद हमने जब फुटेज यहाँ पे देखी है तो निश्चित तौर से उसमें दिखाई दे रहा है कि साफ तौर पर EVM का जो खुलना है वो शुरू हो चुका, पर उसकी काउंटिंग, उसके बारे में जो पर्याप्त जानकारी है वो अभी बताई नहीं जा रही। तो एक तरीके से स्थिरता बरती जा रही है जो यहाँ पे जो तमाम अधिकारी है उनके द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया है, जिस तरीके से मीडिया को दिखाएंगे कि ये करीब काफ़ी बड़ा परिसर है और यहाँ पे आप देखेंगे तो करीब आधे पौन किलोमीटर दूर यहाँ पे मीडिया को एक साइड में एक टेंट के पास उनको रोक दिया गया है और वहाँ पे कोई जानकारी यहाँ तक अभी पहुँचाई नहीं जा रही है। तो निश्चित तौर से हम इंतजार करें कि कोई औपचारिक जो जानकारी हो, जो अधिकारी हो वो कोई औपचारिक जानकारी दे तो हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुँचाएंगे। हालांकि वहाँ से अभी कोई औपचारिक कोई जानकारी 32 चरणों में ये मतदान प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, लेकिन अब तक कितने चरण कंप्लीट हो चुके हैं या अभी पहला ही चरण चल रहा है? जय, देखिए अभी पहले पोस्टल बैलेट हो रहे थे, उसकी जानकारी दी गई थी कि वो शुरू हो चुके हैं। उसके बाद से अब कितने चरण हुए हैं, कौन से चरण चल रहे हैं, पोस्टल बैलेट का क्या है, यहाँ पे मीडिया को कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही। पहले बोला गया था कि अनाउंसमेंट्स यहाँ पे होंगे, पर करीब 1 घंटे का समय हो गया है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। जो CCTV कैमरेस लगाए गए हैं उनका जो यहाँ पे हमें फुटेज मिल रहा है उसमें ज़रूर हम देख सकते हैं कि EVM की जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है, पर अभी तक कोई औपचारिक या किसी अधिकारी के द्वारा यहाँ पे ना अनाउंसमेंट के द्वारा ना यहाँ पे आके बताया गया है कि कितने मतों की गिनती हुई है, कितनी EVMs की शुरू हो गई है, कि पहले राउंड की गिनती शुरू हो गई है। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जो यहाँ पे चुनाव के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ पे जो कार्यरत अधिकारी हैं, उनकी तरफ से कोई ऑफिशियली अभी यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई। तमाम मीडिया के यहाँ पे जो मीडिया हाउस यहाँ पे मौजूद है और लगातार वो इसी में कोशिश कर रही कि वहाँ से कोई ऑथेंटिक खबर निकले, जिससे कि शुरुआत में पता किया था कि शुरुआत में जब खबर आई थी कि पोस्टल बैलेट में ज़रूर आपको रुझान थोड़े मिले थे, तो उसके बाद से अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो कोई नहीं आया। इंतजार किया जा रहा है कि जो लेटेस्ट अपडेट हो उसका पता चले ताकि हम अपने दर्शकों को तुरंत बता सके। जी बिल्कुल, और बागेश्वर का भी हाल जान लेते हैं। हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, क्या अपडेट मिल पा रही है, वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है? क्योंकि काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो गई, 9 बज चुके, कुछ अपडेट निकल के सामने आई, कौन आगे चल रहा है, क्या कुछ रुझान है अभी तक? बिल्कुल कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर मतगणना चल रही है और पहले राउंड की काउंटिंग अभी जारी है। अभी जो मीडिया सेंटर को रुझान मिलने हैं वो अभी उसका इंतजार किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर काउंटिंग जारी है अभी पहले राउंड। बिल्कुल, काउंटिंग की जा रही है। अगर यहाँ पर बात बागेश्वर में सुरक्षा व्यवस्थाओं की तमाम इंतजामों की करें तो वो किस तरह से रखी गई है? काफी कड़ी सुरक्षा में
मतगणना का काम चल रहा है और प्रेस के भी पास जिनके पास है उन्हें भीतर आने दिया जा रहा है। मीडिया सेंटर अलग से बनाया गया है जी। और इसी तरीके काफी सुरक्षा के तहत ये हो रहा है। पहले राउंड का इस समय मतगणना जारी है और कुछ देर बाद उम्मीद करते हैं कि पहले राउंड की काउंटिंग के रिजल्ट हमें मिल जाएंगे। बिल्कुल मनीष, क्योंकि अब जिस तरह से ये घोसी उपचुनाव हुआ है चुनाव में कोई ना कोई मुद्दा जरूर बनाया था। जी। यही घोसी विधानसभा थी, यही शिवराज सिंह चौहान समाजवादी पार्टी के जब प्रत्याशी थे, जब जीते थे तो वो बाहरी नहीं थे, तब वो लोकल बॉय वर्सेस बाहरी का चुनाव नहीं था। जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो वो बाहरी हो जाते हैं। जब वो समाजवादी पार्टी में आते हैं बतौर मंत्री, शिवराज सिंह चौहान अपना इस्तीफा देते हैं और समाजवादी पार्टी की दामन थामते हैं, तब वो दल बदलू नहीं होते हैं। जब वो बीजेपी में जाते, दोबारा समाजवादी पार्टी से जाते हैं तो दल बदलू हो जाते हैं। तो चुनावी स्टंट है आज है, चुनावी स्टंट के तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो चुनाव की जो होती है, किस तरीके मुद्दा बनाया जाता है, वो इस तौर में समाजवादी पार्टी के द्वारा जरूर एक मुद्दा जरूर बनाया गया है कि घोसी बनाम बाहरी का एक जरूर इसको नाम दिया गया। पर क्या जनता के पास अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी ने जो अपना कहा था कि विकास के मुद्दे, अगर विकास से घोसी को जोड़ना है तो दारा सिंह चौहान बतौर समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ पे काम नहीं कर पाए थे और जब भारतीय जनता पार्टी में थे और जीते थे तो उसके बाद उनको मंत्री बनाया गया था। और एक बार फिर से तमाम ने जो देखा था, किस तरीके से पूरी तरीके से हमने देखा था, जब पूरी कवायद चली तब भी हमने देखा था कि जरूर यहाँ से विकास के मुद्दे को कैसे मुख्यधारा से घोसी को जोड़ा जाएगा, इसका कहीं ना कहीं जरूर उदाहरण देते हुए नजर आया था भारतीय जनता पार्टी के कि अगर भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनते हैं तो बताओ विधायक उनको जो यहाँ की योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की वो ज़्यादा इंप्लीमेंट हो पाएगी, क्योंकि उनके पास वो पार्टी के बतौर बीजेपी के विधायक के तौर पर रहेंगे। तो जो विकास धीमी रफ्तार से हो रहा था, जो समाजवादी पार्टी की रफ्तार नहीं हो पाता, वो अब भारतीय जनता पार्टी जब दारा सिंह चौहान आएंगे तो यहाँ का चौमुखी विकास होगा। तो निश्चित तौर से यहाँ भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे, डबल इंजन की सरकार के मुद्दे लेकर चली थी, वही समाजवादी पार्टी दल बदलू और साथ ही साथ घोसी बनाम बाहरी का मुद्दा उठाते हैं। कितना कारगर होगा जय, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। 9 बजे करीब 10:30-11 बजे का समय रहेगा जब आपको पता चल जाएगा कि जिन्होंने मुद्दे उठाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, किसके मुद्दे में कितना दम था, इसका पता थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अब से कुछ ही देर के वक्त में और ज्यादा जो रुझान है वो सामने आ जाएंगे। क्योंकि हिमांशु, लेकिन अगर यहाँ पर बागेश्वर की हम बात करें तो बागेश्वर की जो ये सीट है वो बीजेपी के पक्ष में रही है, चंद्र रामदास के पास ही रही है पिछले 20 सालों से, 2007 से अब तक उनके पास रही है। लेकिन अब बीजेपी ने एक बार फिर से उन्हीं के परिवार पर भरोसा जताया और उनकी पत्नी पार्वती दास को ये सीट दे दी और यहाँ से टिकट दे दिया। तो क्या वो इस चुनाव को लेकर खरी उतर पाएंगे? बीजेपी ने उन्हीं के परिवार पर भरोसा जताते हुए उन्हीं की धर्मपत्नी को टिकट दिया है जी। और बीजेपी पूरे चुनाव में जो बीते कई वर्षों में किए गए विकास कार्यों को भी उन्होंने यहाँ पर जनता के बीच गिनाया है और क्षेत्रीय विकास के मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच बीजेपी यहाँ पर रही। जहाँ भी प्रचार हुआ, जनसभाएं हुई, चाहे डोर टू डोर प्रचार हुआ, तो स्थानीय मुद्दे और किए गए कार्य ये हावी रहे और यही मैसेज लोगों तक देने की कोशिश की गई कि इस बार भी अगर बीजेपी को मौका मिलता है तो निश्चित रूप में जो विकास होगा वो काफी तेजी से और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल मनीष, क्योंकि जिस तरह से जब चुनाव होते हैं ये तो लाजमी है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, तंज कसे जा रहे हैं, ये लाजमी होता है। लेकिन इस बीच जो जातीय समीकरण है घोसी का वो हम साइडलाइन नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इसको लेकर, जातीय समीकरण को लेकर नतीजों में जरूर कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा और जो दलित समुदाय है वो जिसके पक्ष में जाएगा वहां पर शायद जीत तय हो सकती है। आज 16 तारीख थी जब यहाँ पे नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब से कह रहा हूँ कि पूर्वांचल का रण हमेशा से जातीय और क्षेत्रीय समीकरण के ऊपर ही रहता है। यहाँ पे वही पार्टी जीती है, वही प्रत्याशी जीतता है जो इस समीकरण को समझ लेता है, चाहे वो जातीय समीकरण हो चाहे क्षेत्रीय समीकरण हो, ये बहुत मायने रखता है। आप यहाँ पे जो कास्टिज्म वोट बैंक की बात करते हैं, जिसकी आप तो अभी बात करते कि आप बात कर सकते हैं दलित समाज के वोटर्स की, हम दलित बात की करेंगे, मुस्लिम समुदाय की बात करेंगे, यादव समाज की बात करेंगे, हम सवर्ण समाज की बात करेंगे, तमाम ऐसे जो छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे इनका कहीं ना कहीं अधित्व पाया जाता है। जिस तरह से घोसी की अगर हम बात करेंगे पर्टिकुलर चुनाव की, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे राजभरों का एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको दिख रहा है कि राजभर समाज आपको यहाँ पे जरूर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। देखिए अनाउंसमेंट हो रहा है, जय मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको।
बिल्कुल बिल्कुल। आप एक एक अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए जब तक हम हिमांशु से बातचीत करते हैं। हिमांशु, अभी क्या वहां से कुछ अपडेट निकल के बागेश्वर से सामने आ रहे हैं, क्योंकि बागेश्वर में भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है और कांग्रेस जिस तरह से देखें इंडिया गठबंधन में शामिल है, तो ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, इस बार जिस तरीके से चुनाव प्रचार रहा, दोनों ही पार्टियों ने जोर शोर से जनता के बीच अपने अपने मुद्दों को लेकर बातचीत करी है, जी। चाहे वो जनसभा के माध्यम से हो चाहे किसी अन्य माध्यम से हो। तो लिहाजा इस चुनाव को वो आगे जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण मानते हुए इस पर जुटे रहे। हालांकि जहां बीजेपी अपने पुराने किए गए विकास कार्यों के साथ ही आगे के जो कार्य किए जा सकते हैं उनको लेकर जनता के सामने आई है, वहीं कांग्रेस ने जो है जो अपनी बातों को सामने रखा है। अब ये चुनाव जब प्रचार जब चलता रहा तो काफी हद तक लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने के ये दल काम करते रहे। मतगणना का है आज, अभी फर्स्ट राउंड की काउंटिंग चल रही है, जल्दी ही रुझान सबके सामने आएगा, तो उससे पता लगेगा कि किसका मैसेज जो है जनता के बीच जल्दी पहुंचा। बिल्कुल, क्योंकि पूरी ताकत तो कांग्रेस की तरफ से भी झोंकी गई है, बीजेपी की तरफ से भी अपनी पूरी ताकत झोंकी गई है, किसी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि आगे की रणनीति इसी आधार पर तय होगी। क्योंकि एक तरफ जहां घोसी में भी हिमांशु मतदान किए हो चुके हैं, मतगणना शुरू हो गई, तो वहीं बागेश्वर की बात करें, क्योंकि दोनों ही पार्टी हिमांशु जिस तरह से देखें कि बागेश्वर में भी समाजवादी जो पार्टी है वो इंडिया गठबंधन में शामिल है, और बात अगर बागेश्वर की करें तो जो कांग्रेस पार्टी है वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल है। तो इंडिया गठबंधन होने के बाद से ये पहला जो चुनाव हो रहा है, तो ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बागेश्वर उपचुनाव में अगर बात करें तो कांग्रेस ने जहां अपना प्रत्याशी उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी का भी प्रत्याशी यहाँ मैदान में। जी जी। इसके साथ में यूपी और उपपा का भी एक प्रत्याशी है। टोटल 5 प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में है। लिहाजा सबने अपना अपना प्रचार अपने अपने तरीके से और अपनी पार्टी की लाइन के हिसाब से किया है, और हर प्रत्याशी ने और हर पार्टी ने कोशिश भरपूर की है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के वोट उसे मिल सके। बिल्कुल, लेकिन जो कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर बागेश्वर में देखने को मिल रही है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, जहां बीजेपी ने एक बार फिर से चंदन रामदास के ही परिवार पर भरोसा जताया है। तो काफी ज्यादा उम्मीदें भी यहां की जा रही है, क्योंकि ये 20 साल की जो बीजेपी की साख है वो बचाना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, बीजेपी लगातार यहाँ से जीतती रही है और उसका एक अपना बैंक है। उसके जो दिवंगत बंदी चंदन रामदास थे, तो उनका एक अपना यहाँ पर जनता के बीच चलिए दोबारा से संपर्क साधेंगे, लेकिन ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक तरफ आज मतगणना हो रही है घोसी में और दूसरी तरफ बागेश्वर में, और दोनों जगह ही कांटे की टक्कर, कांटे का मुकाबला साफ तौर से देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ हिमांशु भी लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, अब जिस तरह से देखें कि यहाँ पर जो बीजेपी है दोबारा से भरोसा जताया है, और पार्वती जो हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी की साख बचवाना एक उनकी भी यहाँ पर जो भार है वो भी देखने को मिलेगा। चलिए दोबारा से संपर्क साधेंगे, संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव की काउंटिंग भी जहां एक तरफ जारी है, कोसी उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। जो यहां पर अब रुझान है वो धीरे धीरे सामने आने लगे। जो पहला यहां पर रुझान था घोसी से सामने आया, उसमें बीजेपी के दारा सिंह आगे चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ की तरह भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, पूरी तरह से अभी आश्वस्त नहीं हो सकते, क्योंकि अभी 32 चरण की जो मतगणना है वो होना बाकी है। वो होने के बाद ही जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि अब घोसी उपचुनाव में पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो सबसे पहले, उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू की गई है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां स्थल की सुरक्षा व्यवस्थाएं, तमाम कड़े इंतजाम किए गए, तमाम तरह
कि यहाँ पीएसी बल, पुलिस फोर्स टीमें, आरक्षी 600 टीमें, 2 पीएसी टीमें, तमाम यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम तो कड़े रखे गए। तो बागेश्वर में भी इसी तरह के इंतजाम रखे गए। जहाँ अगर बात घोसी की कर ले तो घोसी में कुल 10 प्रत्याशी उतारे गए, लेकिन जो कड़ा मुकाबला है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। और बागेश्वर की बात करें तो बागेश्वर में 5 प्रत्याशी उतारे गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ जो कड़ा मुकाबला है कांग्रेस और जहाँ बागेश्वर में 5 प्रत्याशी उतारे गए हैं और जिसके साथ ही यहाँ जो कड़ाके की टक्कर देखी जा रही है वो बीजेपी और कांग्रेस की कड़ाके की टक्कर देखी जा रही है। तो वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर यहाँ पर जब नतीजे सामने आ जाएंगे उसके बाद क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि चाहे वो एनडीए जीत हासिल करे या फिर इंडिया, दोनों की रणनीति में साफ तौर से बदलाव देखने को मिलेगा। अगर एनडीए जीतती है तो आगे 2024 के लिए रणनीति पूरी तरह से बदली हुई नजर आएगी और एनडीए जीतती है तो एक अलग ही मैसेज जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन जीत हासिल करने के बाद ये साफ कर पाएगी और ये जाहिर कर पाएगी कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो आगे 2024 पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। तो वहीं एनडीए की तरफ से ये मैसेज जाएगा, अगर एनडीए जीत हासिल करता है तो विपक्ष कितना भी एकजुट हो जाए लेकिन बीजेपी जीत दर्ज करके रहेगी, एनडीए जीत दर्ज करके रहेगा, ये एनडीए की तरफ से मैसेज आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। उपचुनाव की मतगणना का पहला रुझान सामने आ गया। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह आगे चल रहे, जहां सुधाकर सिंह को कुल अभी 3,581 मत मिले और बीजेपी प्रत्याशी 3,203 मत मिले, यानी कि करीब करीब 300 के आसपास जो मत है, 250 से 300 के आसपास मत है, उससे आगे चल रहे सुधाकर सिंह। ये पहले रुझान में सामने आया है, यानी कि अभी भी जीत के लिए आश्वस्त नहीं हो सकते, लेकिन ये पहला रुझान सामने आया जहां दारा सिंह को पीछे छोड़कर सुधाकर सिंह आगे निकले। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि जो काउंटिंग है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और करीब अब 9:30 बजे का वक्त होने जा रहा है और पहला जो आंकड़ा निकल के सामने आया है उसमें सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं, जिनको 3,581 मत मिले हैं। और बात बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह की कर ले तो उनको 3,203, करीब करीब 250 से 300 मतों का अंतर अभी चल रहा है। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा चरण पड़े हैं मतगणना के लिए और इन चरण के कंप्लीट होने के बाद ही यहाँ नतीजे तय होंगे और जो तस्वीरें करीब 11-12 बजे के आसपास कुछ क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो ये शुरुआती रुझान है उसमें ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, उतार चढ़ाव साफ तौर से सामने आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर ज़रूर समाजवादी पार्टी में देखने को मिली होगी, क्योंकि पहले रुझान सामने आने पर समाजवादी जो पार्टी है उनके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो दिल है वो धड़कनें ज़रूर काबू में आई होंगी। लेकिन अभी भी जो बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह है उनकी धड़कनें ज़रूर बढ़ी होंगी, लेकिन ये अभी जो रुझान है वो नतीजे बिल्कुल भी तय नहीं करते। नतीजे अब से कुछ ही देर में सामने आने लगेंगे, लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं 250 से 300 मतों से। तो ये यहाँ पर काफ़ी समाजवादी पार्टी का मनोबल बढ़ाने वाली बात हो जाती है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले बागेश्वर की, तो वहाँ पे भी मतगणना जारी है। दारा सिंह चौहान, आपको बता दें, घोसी से जो है वो पीछे चल रहे, सुधाकर सिंह आगे हैं और सपा के सुधाकर सिंह 378 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो मुकाबला लगातार कड़ाके का देखने को मिल रहा है घोसी में, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी, दोनों में कड़ाके की टक्कर है। नतीजे क्या होंगे वो अब से कुछ ही देर में आपके सामने आएंगे, एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए News 1 इंडिया। नमस्कार।